जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आइए समझें जियोपॉलिटिक्स को एक भारतीय नजरिए से। So India has a mindset where it hits, it punches below its weight. We have to punch not above our weight. We have to punch not below our weight. We have to increase our weight and punch the post. ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. नमस्कार, जय हिंद। आज आपके लिए बड़ा ही स्पेशल शो है। हमारे साथ एक सर साहब आए हैं जो आपको बताएंगे एक जगह के बारे में जिसके बारे में भारत में बहुत कम बात होती है। आई थिंक हम लोग पहले चैनल होंगे जो एक अभी सस्टेन्ड नैरेटिव इस चीज के ऊपर स्टार्ट करेंगे और ये जगह का नाम है सिंधु देश। जी हाँ, मैं इसको सिंधु देश ही बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए तो पाकिस्तान, मैंने तो पहले भी बोला, पाकिस्तान को तो मैं मानता नहीं। आई डोंट रिकग्नाइज पाकिस्तान एज अ कंट्री, ठीक है। तो हमारे साथ आए हैं जो एक सर हमारे साथ बैठे हुए हैं, रघुवीर सिंह जी, जो हमको बताएंगे, क्योंकि ये आते हैं सिंधु देश से। इनकी कहानी, सिंधु देश की कहानी आज जरा समझें, आज अंडरस्टैंड करें और आज थोड़ा सा इन चीज में घुसें कि ये है क्या, व्हाट इज हैपनिंग इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट इज हैपनिंग इन दैट स्मॉल नेबरिंग पार्ट ऑफ आवर कंट्री। थैंक यू सर, नमस्कार, वेलकम टू द शो सर। नमस्कार सर, पहले तो ये बताइए, आप अपना थोड़ा सा कहानी बताइए। मेरे को आपने बताया कि आप 90s में आए थे भारत में एंड आप तो सिंधु देश में रहते थे। आपने पूरा जगह को देखा है, कैसा है, क्या है। आपको एनवायरनमेंट का भी पता होगा वहां पर कैसा है, कैसे हैं लोग, क्या चल रहा है वहां पर। तो पहले अपना थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद देन वी कैन गेट इनटू जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है और वहां पर क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं सर। नमस्कार एंड जी एस सिंह। एक्चुअली ये कहानी जो है सिंधु देश की, ये शुरू होती है रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान से। जी। असल में सिंध का पाकिस्तान में मिलना जो है वो ही अपने आप में बहुत उस वक्त जो है वो मतलब एक चार्ज्ड एटमॉस्फेयर था, हिंदू मुसलमान हो रखा था पूरे भारत में एक तरह से। और उस वक्त एक रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान देती है मुस्लिम लीग, जिसके तहत जो सिंध, बलूचिस्तान, केपीके जो कि उस वक्त एनडब्ल्यूएफपी था, और पंजाब और बांग्लादेश मतलब बंगाल, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल सॉरी, उस वक्त वो बांग्लादेश था। और उसके बाद उनको सबको ये प्रॉमिस किया गया कि आप लोग ऑटोनॉमस होंगे पूरी तरह से, सिर्फ डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी जो है वो सेंटर से होगी, बाकी सब आप लोग ऑटोनॉमस होंगे। जबकि उस 40 से लेकर और 47 तक पहुंचते पहुंचते मुस्लिम लीग कहें, जिना कहें, उन्होंने अपना पूरा रूप दिखा दिया कि अब वो किस तरह के ऑटोनॉमस स्टेट्स देने जा रहे हैं। उसी से साईं जी.एम. सईद ने पहले मुस्लिम लीग में होते थे, उन्होंने 43 में, शायद 43 या 45 में छोड़ दी मुस्लिम लीग और वो अलग हो गए। वो बहुत अनकंफर्ट होने लगे। इस तरह होते होते जो है वो एक चार्ज एटमॉस्फेयर तो था ही, उसमें पाकिस्तान में सिंध जो है वो शामिल हो जाती है। और उसके बाद भी आप देखेंगे कि 55 में एक ये लेकर आते हैं 1 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट हैं पाकिस्तान के, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। उसमें हमारे सारे सिंध बलोचों के, पठानों के, सबकी आइडेंटिफिकेशन ही खत्म हो गई और 1 यूनिट के तौर पे ऑपरेट होने लगा। उसके लिए सिंधियों ने अगर सबसे पहली कोई तहरीक राजा डायर के बाद अगर कोई चलाई, राजा डायर और होश मोहम्मद शीदी, जो कि 1843 में एक जंग हुई थी ब्रिटिशर्स से, जिसमें उसका नारा था मरसू मरसू सिंध न डिसू। ब्रिटिशर्स ने सिंध को कैप्चर किया था, सिंध कभी अलाई नहीं हुई थी उनसे एक वॉर के बाद, और उस वॉर में भी जीत जाते, मगर चूंकि उनके पास बंदूकें थी इसलिए वो थोड़ा हावी रह गए और वो वॉर सिंध हार के और सिंध को
अंग्रेजों ने उस वक्त मर्ज कर लिया। सिंध एक आजाद सिंधु देश ही होता था। डायर के बाद दूसरा वो था, और उसके बाद अगर कोई सबसे बड़ी स्ट्रगल पाकिस्तान बनने के बाद थी तो वो थी 1 यूनिट के खिलाफ। और 55 के कुछ बाद, 55 में कुछ अर्सा बाद उस सेकंड थर्ड क्वार्टर में जाके उसको 1 यूनिट को उनको वापस लेना पड़ा। दूसरी बड़ी तहरीक जो है वो कालाबाग डैम के खिलाफ चली थी। कालाबाग में एक डैम बना रहे थे जिसमें हमारे को सिंध चूंकि सबसे लोअर राइबेरियन है, सबसे नीचे पानी जो है वो सिंध में ही। इंडस का आप देखेंगे तो इंडस पानी जो है उसको जाकर फैलाती कहाँ है, वो सिंध में घुसने के बाद ही फैलाती है, तभी उसका नाम सिंधु है। उसके पहले वो पहाड़ों में चलती रहती है। और कालाबाग के मुकाम पर इन्होंने पहले डैम बनाया, उससे पानी लेना शुरू किया और वहां से कैनाल्स निकाल के वो पंजाब को पानी देने लगे। उसके बाद ये इनकी पंजाब की 5 नदियां आके सिंध में मिल जाती है। उसके बाद जो डैम बने उससे सिंध जो है वो इरिगेट होती है। तो उस पे एक और डैम बनाकर और उसका पानी जो है और पहले ही डिवाइड कर लेना सिंध से पहले, ताकि सिंध में समंदर जो है वो, अब आप यूं समझें कि जो पहले डेल्टा था वो डेल्टा अब समंदर का पानी ऊपर तक आ चुका है। कई वहां के विलेजेस जो हैं वो समंदर के पानी में हो गए हैं। लास्ट जो बैराज है वो है जामशोरो का बैराज, कोटरी बैराज जिसको बोलते हैं। वहां तक लगभग जो है वो पानी उस बैराज के बाद पानी ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, नाले की तरह चलता है थोड़ा बहुत ऑफ सीजन में। और जब सीजन होती है तो पानी कोई रोक पाता नहीं है, जो फ्लड आ जाते हैं सिंध में, जैसे कि पिछली साल बहुत बड़े फ्लड आ गए। तो कहने का मकसद ये सारी ज्यादतियां जो हैं वो पाकिस्तान में होती रही। उनको लेकर जब बांग्लादेश बन गया 71 में, तो साईं जीएम सैयद ने 72 में सिंधु देश मूवमेंट का ऐलान कर दिया और जीए सिंध महाज करके एक पार्टी बनाई, जिसके चेयरमैन उस वक्त खुद होते थे, फिर होते थे अब्दुल वाहिद आरिसर साहब। अच्छा। और हमारी एक स्टूडेंट विंग हुआ करती थी जो कि JSSF, जीए सिंध स्टूडेंट्स फेडरेशन, उसमें मैं होता था। मैं 78 में जैसे यूनिवर्सिटी में आया उस वक्त मैंने जीए सिंध को ज्वाइन कर लिया था। फिर हम लोग, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम लोग जब उस वक्त जामशोरो जो हमारी यूनिवर्सिटी थी वो हमारा हेडक्वार्टर हुआ करता था पूरे सिंध के स्टूडेंट्स का। जो जीए सिंध का जो हेडक्वार्टर होता था वो जामशोरो होता था, और हम उसको सिंधु देश ही कहते थे। उसमें पुलिस भी एंटर नहीं होती थी उस वक्त ये लेट 70s और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 80s। और उसके बाद वो लास्ट इलेक्शन थे जो स्टूडेंट यूनियन के, वो हुए थे 78 में। उसके बाद आज तक कोई स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन आज तक नहीं हुआ है। और उस वक्त भी अब तक कोई स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन नहीं हुआ सिंध में आज तक। और उसके बाद रेंजर्स आकर बैठ जाती थी वहां के स्टूडेंट्स की बहुत मनमानियां टाइप। अब वो सिर्फ इसलिए, अच्छा मैं आपको एक बात अर्ज करता चलूं कि ये पाकिस्तान काम किस तरह करता है। मैं जब एडमिशन ली थी तो वहां 4 सेमेस्टर होते थे एक साल में। अच्छा। और सेमेस्टर में अटेंडेंस के मार्क्स जुड़ते थे, तो उसके चक्कर में सारे स्टूडेंट्स को बाकायदा रेगुलर रहना पड़ता था क्लास में। फिर उन्होंने देखा कि इनकी यहाँ रेगुलर रहने की वजह से इनकी पार्टिसिपेशन जो पॉलिटिकल मूवमेंट है उसमें ज्यादा हो रही है। तो उन्होंने सेमेस्टर 3 कर दिए, फिर 2 कर दिए, और फिर सेमेस्टर सिस्टम, यानी कि 2 साल के अंदर अंदर सेमेस्टर सिस्टम खत्म करके एनुअल सिस्टम पे आ गए, ताकि अटेंडेंस हो ही ना और यहाँ मूवमेंट ना चले। ये देखिए आप काम किस तरह करते हैं। ये उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं, अर्ली 80s की। 70 मतलब 80 में जाकर इन्होंने ये खत्म भी कर दिया था। मेरे ख्याल में फर्स्ट और सेकंड ईयर में था सेमेस्टर, उसके बाद नहीं था। मेरे यानी कि 80 में सेमेस्टर नहीं था। पहले तो यूनियन खत्म किए इलेक्शंस, फिर उन्होंने सेमेस्टर खत्म कर दिया, एनुअल सिस्टम ले आए, उससे अटेंडेंस कम हो गई, उससे उनकी पार्टी जीए सिंध की, यानी कि सिंधु देश के लोगों की पार्टिसिपेशन कम हो जाए। सिर्फ ये एक मकसद था। और उस वक्त आपको याद हो तो हुकूमत होती थी भुट्टो साहब की, भुट्टो साहब, और उसके बाद जिया फौरन भुट्टो साहब का खत्म करके। और भुट्टो साहब ने जितना सिंधी होते हुए जितना सिंध की नेशनलिस्ट मूवमेंट का नुकसान किया उतना कोई और कर भी नहीं सकता। उन्होंने पूरी तरह से उस वक्त, आप यूं समझें कि मतलब उस वक्त बहुत बड़े पैमाने पे हमारे हर कॉलेज में जीए सिंध का यूनिट होता था, JSSF का, जीए सिंध फेडरेशन का।
वो सारा उन्होंने किया। उसके बाद भुट्टो साहब को फांसी लगा दी, जो उन्होंने किया उनको वो पाकिस्तान ने उसका फ्रूट भी दे दिया उनको, उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए किया सिंध को ही खत्म करके, उसका उनको मिला। उसके बाद जिया की मार्शल लॉ आती है। मार्शल लॉ में आप ये देखिए कि एक मूवमेंट चली थी जो MRD, मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें मेरा एक फ्रेंड जो कि लाहौर उसकी जॉब लगी थी, वो वहां गया था। तो आप यकीन करें उस मूवमेंट के दौरान सिंध में इनको बम्बार्डमेंट तक करनी पड़ी हेलीकॉप्टरों से, गनशिप हेलीकॉप्टरों से। वाह, ये कब की बात है सर, कौन से साल की? ये बात है 87 की है शायद। अच्छा। हाँ, बेनजीर का ये मूवमेंट था, भुट्टो साहब की फांसी के बाद बेनजीर जब आ रही थी उस वक्त का था, और उस वक्त ये चला था। हो सकता है साल में मैं थोड़ा आगे पीछे हो रहा हूँ, मगर MRD लेट 80s की बात कर रहे हैं आप? जी, हाँ जी। तो उस वक्त जो है वो इसमें, और पंजाब के अखबारों में क्या छपता था, वो दोस्त मुझे बताता था कभी कभी फोन पे जब बात होती थी, उस वक्त मोबाइल तो होते नहीं थे, लैंडलाइन पे। वो कहता था यहाँ अखबार में एक ही जंग अखबार जो कि सिंध में कुछ और बताती है और लाहौर में कुछ और बताती है, वो कहती है कि वहां अलहदगी पसंदों से, यानी कि MRD की मूवमेंट को GS सिंध की मूवमेंट बता दिया कि सिंधु देश आजाद होने की जो मूवमेंट है उसको हमने क्रैश किया है हेलीकॉप्टर से या उसके ऊपर वो करके। तो इस तरह की वहां के उस वक्त जो जिस तरह का था, मीडिया था नहीं, अखबार ही एक सोर्स होता था और टीवी एक ही होता था, PTV करके। तो वो चला। उसके बाद ये मूवमेंट जो साईं GM से थोड़े बुजुर्ग हो गए थे, उसके बाद अब्दुल वाहिद आरिसर साहब चलाते थे, और स्टूडेंट लीडर जो थे उस वक्त वो बहुत अच्छे हुए। उनमें से सबसे जो हुए वो हुए बशीर खान कुरैशी। अच्छा। बशीर खान कुरैशी इस कदर पॉपुलर हो गए थे कि अगर आप देखें कि पीपल्स पार्टी के बाद अगर सिंध में कोई पॉपुलर लीडर था तो वो बशीर खान कुरैशी था। और ये उन्होंने 2-3 साल तक जो है वो अपील दी मार्च की, आजादी मार्च कराची में। ये 9 में दी, 10 में, फिर 11 में और 12 में जब दी, तो एक मैंने क्लिप आपको भेजा होगा, वो आप क्लिप जरूर उस वक्त हो सके तो अगर चलाइएगा। उस क्लिप में जो उन्होंने अपील की दुनिया से कि हमको इस पाकिस्तान से हमारी जान छुड़ाई जाए, और ये अभी लाखों की तादाद में जो सिंधी सामने खड़े हैं, ये सिंधु देश की आजादी, मैं इनके सामने सिंधु देश की आजादी का ऐलान करता हूं जी। उसके बाद यानी कि आप देखिए ये है 23 मार्च, 23 मार्च होता है पाकिस्तान डे, उस दिन ये आजादी मार्च हुआ है। आप उस क्लिप में देखेंगे कि आपको पिछला सिरा जो है वो दिख नहीं रहा कराची के 200 फीट बड़े चौड़े रोड पे। उसमें उन्होंने जब ये अपील की तो उसके बाद इनके पास कोई और, उससे पहले भी इन पे कई अटैक हुए, मगर उसके बाद जो है उनके पास कोई और चारा नहीं रहा। पॉपुलर ये बहुत थे, इनको डायरेक्ट इस तरह कुछ किया नहीं जा सकता था। तब उन्होंने यानी कि 23 मार्च और 7 अप्रैल 2012, 7 अप्रैल को उनको कहीं खाने में उनके कुछ मिला दिया गया और उसके बाद उनकी शहादत हो गई रात को हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। और उस केस में मतलब ऐसा भ्रम फैला दिया गया कि शहादत नहीं हुई है, उनका हार्ट अटैक हुआ है। अच्छा। अब उसका प्रूफ उसको आप जो लोग सुन रहे हो और वो ये समझना चाहें कि अगर उनको नहीं शहीद किया गया तो अगले ही साल जब उनके छोटे भाई मकसूद ने इसी तरह की मार्च की कॉल दी थी, उनको गोलियां मार के और उनकी गाड़ी को आग लगा दी गई, और उसके बावजूद उनकी बॉडी एम्बुलेंस में रहते हुए भी मार्च हुआ है। अच्छा। हाँ, अब ये सारी चीजें सिंध में हो रही हैं, वो हमें हिंदुस्तान में पता नहीं चल रही हैं। और बलूचिस्तान जिससे कि हमारा बॉर्डर यहां से कम नहीं लगता, मगर वहां चूंकि गोलियां चलती हैं, मैं उनकी जो मूवमेंट है उसको अंडरमाइन नहीं करना चाह रहा हूं, मगर गोली की आवाज फौरन सुनाई देती है। सिंध के अंदर इतनी बड़ी जो मूवमेंट चल रही है सिंधी लोगों की, ये जो है उसकी आवाज हिंदुस्तान में नहीं सुनाई देती। इस बात का बड़ा अफसोस होता है हमें यहाँ के। 1 करोड़ सिंधी यहां पर बैठा हुआ है, और आज भी हर आने वाली ट्रेन में
सिंधी वहां से आता है, हिंदू सिंधी वहां से आता है और वो वापस नहीं जाता है, वो यहीं रहता है। तभी गवर्नमेंट को सीएए वगैरह इस तरह के कानून लाने पड़ते हैं ताकि उनको किसी तरह यहाँ सेटल किया जाए। जी। ये कारण। अब आप यहाँ पे आ जाइए कि वहां ये आ क्यों रहे हैं। अब वहां पर जो हिंदू और मुसलमान सिंधी, हकीकत में सिंध में हिंदू मुसलमान का कोई मामला ही नहीं था। अब ये जो वाकये हो रहे हैं ये सारे के सारे आईएसआई की देखरेख में, उनकी मॉनिटरिंग में हो रहे हैं। मियां मिट्ठू का नाम आपने सुना ही होगा। मियां मिट्ठू सबसे बड़ा आर्मी, फिक्सर है। हाँ, मियां मिट्ठू जो है वो उसके फोटो हैं रावलपिंडी के अंदर, वो कोई 50 एक अफसरों के साथ बैठ के फोटो खिंचवाता है, ग्रुप फोटो। इस कदर वो उनके नजदीक है। क्यों? क्यों कि वो हिंदुओं के साथ ये जुल्म कर रहा है और हम हिंदू सिंधी और मुसलमान सिंधी का जो मेलजोल है, वहां जो हार्मोनी है, हम उसको तोड़ना चाहते हैं। उस चक्कर में, और हिंदू वहां जो बहुत ही लोअर लेवल में बेचारा रहता है इकोनॉमिकली, उसके साथ सबसे बड़ी ज्यादती होती है। फिर उनका अड़ोसी पड़ोसी भी कुछ नहीं देखता। फिर इलेक्शन जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक मिट्टी से एक जो पीपल्स पार्टी का है अपना, जगदीश होते थे, मेरे अच्छे दोस्त थे, उनका भाई है महेश मलानी, वो इलेक्शन खड़ा होकर आता है। बाकी सब के सब नॉमिनेटेड सीटों पे आते हैं, जो भी हिंदू वहां मेंबर होते हैं असेंबली में। हाँ जी, हाँ 70 हाँ, सीट होती है सिंध ना उनके असेंबली पास। में, हाँ जी, हाँ जी, सिंध असेंबली, एग्जैक्टली, सिंध असेंबली में। और वहां क्योंकि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे हिंदू मेजोरिटी में नहीं है। सिर्फ उमरकोट, जहां से मैं आता हूं, वो ऐसी जगह है कि जहां पे पॉपुलेशन अभी भी बराबर है, बराबर मतलब 50-50 होगी या 48-52 होगी, ऐसी होगी। बाकी किसी शहर में, बाकी किसी डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन जो है वो इस कदर नहीं है कि वो अपने अपने तौर पे किसी कोई सीट अपनी हासिल कर सके। वो महेश मलानी इसलिए आता है कि वो पीपल्स पार्टी का आदमी है और पीपल्स पार्टी एक टिकट देती है, वो सिर्फ उसको देती है, और बाकी सब नॉमिनेट होकर आते हैं। तो ये वहां की कंडीशंस हैं। और उसके बाद मूवमेंट को, हाँ, मैं एक और बहुत जो अहम पॉइंट है जिस पे मैं आऊं, वो है कि हम तो यहाँ सिर्फ, यहाँ जो हिंदू आ जाते हैं उनको देखते हैं कि उनके साथ वहां ज्यादती हो रही है। वहां का नेशनलिस्ट, यानी कि जीए सिंध की बात करने वाला, सिंध के मुफादात की बात करने वाला, सिंध के इंटरेस्ट की बात करने वाला, अपने वसाइल जो पाकिस्तान लूट रहा है उसकी बात करने वाला, फेसबुक पे पोस्ट करने वाले को भी नहीं छोड़ते वो। हाँ, फेसबुक पे पोस्ट करना। अभी मैं आपको एक अफजल लुंड करके लड़का है, उसका नाम बताता हूं। वो सिर्फ टिकटॉकर है और वो टिकटॉक में सिर्फ सिंध के लिए बनाता है, सिंधी प्रॉब्लम के लिए टिकटॉक बनाता है, चलाता है। वो बहुत फेमस हो गया, फेमस हो गया, उसको आगे लोग गोलियां मार के चले गए। मुश्किल से कोई 22-23 साल का लड़का होगा, फेसबुक उसके लिए मौत बन गया। एक हमारे अभी लोहार करके थे, मास्टर थे, जिनको पहले तो उठा के ले गए मिसिंग पर्सन्स में। मिसिंग पर्सन्स में ले जाने के बाद बहुत ज्यादा जब उनके लिए किराए हुई तो उनको छोड़ा गया। छोड़ने के बाद वो अपने स्कूल जा रहे थे गांव में, अपना जो स्कूल था उसी में टीचर थे वो, वहां उसमें उनको गोली मार के चला गया। पता चला वो लोग पंजाब से आए थे, यानी कि आईएसआई के सीधे से लोग थे, सीधा सीधा। हाँ, सीधा। उनकी लड़कियों ने बहुत किया, उसके बाद केस ही नहीं दाखिल करते आप। और तो छोड़िए, बशीर कुरैशी को हमारा दावा है कि जहर देकर मारा गया, उसके भाई को गोलियां मार के मारा गया, उसके ही अभी तक मेडिकल का कोई रिपोर्टर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई केस के ऊपर कुछ नहीं है। तो इस तरह करके अभी इस वक्त 50 से ज्यादा लोगों को ये मिसिंग करके उसके बाद मार के फेंक के चले गए सड़कों पे, और 200 से ज्यादा मिसिंग है, 200 से ज्यादा लोग मिसिंग है सिंध के अंदर। ये बलोच जो मिसिंग पर्सन हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो तो बहुत ज्यादा है। वो तो 5000 की लिस्ट तो अख्तर मैंगिल ने पार्लियामेंट में दे रखी है इमरान खान को वोट देने के लिए। इमरान खान को जब वोट दिया था तो उनको कहा था कि हमारे ये जो मिसिंग पर्सन हैं इनको छुड़वाओगे, इस वादे पे उन्होंने इमरान खान को वोट दिया था। और उसके बाद 5000 की लिस्ट जो है उन्होंने पार्लियामेंट में जमा कराई। उनका क्या हुआ? कुछ नहीं, उनमें से आधे तो मार भी दिए होंगे। उसके बाद आपको मैं बताऊं, मुल्तान के पास, मुल्तान में ही शायद एक हॉस्पिटल में 250-300 बॉडियां मिलती हैं।
उनके ऑर्गन्स गायब थे, किसी की किडनी नहीं थी, किसी की लीवर नहीं था, और ये बॉडियां हॉस्पिटल की छत पे पड़ी हुई थी, बदबू हुई हाँ, जब हाँ, लोगों हाँ। ने आके कल एग्जैक्टली आपको याद है? पिछले साल अप्रैल मई की बात हाँ है मेरे ख्याल हाँ से। हाँ, हाँ, एक डेढ़ हाँ। साल हुआ है। हुँ। उसके उसके ऊपर अब आप बता दें कि उसके ऊपर कोई इंक्वायरी हुई हो, कोई कोर्ट बैठी हो, कोई कमीशन बैठी हो, कुछ नहीं। नो, मर गया गया, बात खत्म। क्योंकि वो बलोच सारे मरा है, सिंधी थे? क्योंकि सिंधी मरा है। पठान आज की तारीख में आप मार ही रहे हैं, वो देख सकते हैं। तो ये जो मसाइल है आज की तारीख में, और फिर भी मैं आपको बता दूं, आज सिंध की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी नहीं होगी जिसमें जिसको उठाकर ले गए, यानी कि मिसिंग किया है उसको, वो लोग कहते हैं भाई इनको गिरफ्तार कर लो, कोर्टों में ले आओ, ताकि हम उनको देख भी सकें, हमें पता भी हो कि जेल में है, जिंदा है कि मुर्दा है। हमें पता ही नहीं है वो है कहां। उससे ना मुलाकात हो सकती है, ना उसका कोई पता है कि ना अखबार में आता है, ना किसी चीज में। आप उनपे, अगर उन्होंने कोई गुनाह किया है, कोई पाप किया है, कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है, आप उनको कोर्टों में चलाइए, आपके पास सारे कानून बने हुए। नहीं, हैरस इस कदर करना है लोगों में, इस कदर वो बदआमनी फैलानी है कि लोग जो है वो इन्हीं मसलों में उलझे रहें और अपने हकाइक, अपने हकूक जो है, अपने रिसोर्सेज के लिए ना बात कर सकें। अब इस वक्त आर्मी क्या कर रही है मैं आपको बताऊं। उन्होंने हमारे टापू तो पहले ही बेच दिए थे, आइलैंड्स जो थे सिंध के, वो पहले ही चाइनीज ने कहीं कहीं बिल्डिंगें तक बना ली, उनके खिलाफ भी मूवमेंट चली। ये जो HDA वगैरह होते हैं इनके, आर्मी जो कॉलोनीज बनाती है, आर्मी वहां रियल एस्टेट का काम भी करती है ना। आर्मी वहां बेकरी भी चलाती है, मैं आपको बता दूं, पेट्रोल पंप भी चलाती है। बेकरी, डायपर, पेट्रोल पंप, हाँ आटा, हाँ, सब कुछ। एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। अस्करी करके, अस्करी मतलब फौज, अस्करी करके, और वो अस्करी बेकरी, अस्करी पेट्रोल पंप, अस्करी खाद, अस्करी दवाएं अब बनाना शुरू करते हैं। आज की तारीख में उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर जमीनें हुँ। वो कब्जे करना शुरू कर, कब्जे तो क्या, उनको सरकार से अलॉट करवा लेते हैं। अब सरकार में कौन है? सरकार में जरदारी साहब हैं सिंध में, और जरदारी साहब के और आर्मी के बीच में एक मुआहिदा हो रखा है। वो मुआहिदा ये है कि मैं सिंध को लूट के पैसे बाहर ले जाऊंगा तो फौज नहीं पूछेगी, यानी कि जरदारी कह रहे हैं, और फौज सिंध में क्या करती है उसके लिए मैं नहीं पूछूंगा। अच्छा। तो सरकार उनकी चल रही है पिछले 15, 16, 18 साल से। ये तीसरी दफा उनकी सरकार बनी है, खुद अब प्रेसिडेंट बन गए। अब नया क्या आया है ये मैं आपको बता दूं, ये परसों की ही बात है। सिंध गवर्नमेंट को जरदारी साहब का ऑर्डर भी आया है और ऊपर से लेटर भी आया है कि अब पुलिस में एक्स सर्विसमैन की भर्ती की जाए। पुलिस में, सिंध पुलिस में एक्स सर्विसमैन। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? पंजाबी इसका पुलिस में। मतलब जो पंजाबी रिटायर हो रहा है वो सिंध में पुलिस का काम भी करेगा। ये इस तरह की छोटी छोटी चीजों में इस तरह उलझा रखा है आज की तारीख में। अब हम साईं जीएम सैयद की सालगिरह मनाते हैं 17 जनवरी को। सन में साईं का गांव है वहां पे। उस सन गांव के इर्द गिर्द जो है चारों तरफ पुलिस और रेंजर्स आके बैठ जाती हैं, लोगों को वहां पहुंच रहे हैं। उनकी वहां मजार है जिसके ऊपर लोग आते हैं और वहीं से वो प्रोग्राम सारे होते हैं और वहां बातचीत लोग करते हैं, सुनते हैं। हजारों की तादाद में लोग वहां इकट्ठे होते हैं। अब उनको रस्तों पे आते हुए रोका जाता है, लीडरों को रोका जाता है। फिर जब बहुत ज्यादा पब्लिक प्रेशर बढ़ जाता है तब छोड़ते हैं। पिछले साल तो उन्होंने चलते हुए प्रोग्राम में कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी, तो फिर लोगों ने के पास जो कुछ था उससे पकड़ के पुलिस को मारा और भगाया लिटरली। तो ये सिलसिला सिंध में इस वक्त चल रहा है। अब आप कोई सवाल पूछना चाहें तो। सर, तो आप आए थे सर, आपने मेरे को जैसे बताया था अर्ली 90s में आप आ गए थे? मैं 93 में आ गया था इंडिया। सर, तो आपका मैं ऑब्वियसली अब कुछ नहीं होंगे हम वहाँ पे, तभी आप आए। जी, मतलब यही था कि फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे। दूसरा, मेरा फैसला तो ये नहीं होता, यकीनन मैं सिंध से जुड़ा हुआ था और मैं आज भी जुड़ा हुआ हूँ। और फैमिली का ये था कि भाई अब नहीं रह पाएंगे, इसलिए उन्होंने माइग्रेट करने का प्लान बहुत पहले से बन रहा था। वो वक्त ऐसा था कि जिसमें हम लोग शिफ्ट हो गए। सर, और मेरी फैमिली चूंकि पूरा कामकाज करने वाला मैं ही था, इसलिए मुझे भी आना। जी। तो अभी कितने हिंदू हैं सर सिंध में रियलिटी में? सिंध जो में इस वक्त गूगल पे जो फिगर दिखती है, पता नहीं उसका विश्वास कर सकते हैं नहीं कर सकते, बट नहीं, गूगल वाली फिगर तो नहीं। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त 30 से 35 लाख से ज्यादा हिंदू नहीं है। 30 से 35 लाख। हाँ,
ये 26% हुआ करते थे। हाँ। ये जोधपुर जहां मैं रहता हूं, यहाँ पर जब पिछली दफा गवर्नमेंट वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट में जसवंत सिंह जी ने यहाँ दिलवाई थी सिटीजनशिप, यहाँ कैंप लगवा के, उसमें 13,000 लोगों को सिटीजनशिप मिली थी। अभी ये सीए के तहत चल रही है कैंपें, उसमें भी सिटीजनशिप दे रहे हैं। तो ये सिटीजनशिप है। और बाकी लोग, कई लोग ऐसे हैं जिनकी, उनके साथ तो बहुत प्रॉब्लम है, उनके पेपर्स वो नहीं ला पाते, पेपर्स की ना वजह से यहाँ सरकारी प्रोसीजर जो है वो पूरा नहीं कर पाते, वो बैठे हैं, अभी तक उनको मिली नहीं। जी। सर मेरे को ये बताइए कि आपने बताया कि जिस तरह से चाइनीज़ ने काफ़ी आइलैंड्स वाइलैंड्स वहाँ पर ले रखे हैं, काफ़ी एग्रीकल्चरल लैंड की आप बात कर रहे थे। चाइनीज़ का कितना 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 घुसे हुए हैं सिंध के अंदर ये लोग? बिल्कुल सही सही पूछा आप। ये मैं यही बता रहा था कि वो जो जमीन एग्रीकल्चर की ली है, उस पे आगे चल के चाइना ही एग्रीकल्चर करेगा वो। दूसरी बात, सिंध में पॉकेट्स में जमीनें जो हैं वो आर्मी छावनियों के नाम पे आर्मी ने किसी तरह अलॉट करवा ली हैं, पिछले 8-10 सालों 15 सालों में अलॉट करवा ली हैं। और उनके अंदर क्या होता है किसी को बाहर पता नहीं। गाड़ियों में चाइनीज आते हैं, ये जरूर चाइनीज वहां आते जाते हैं, ये देखा गया है। वो मटियारी, मटियारी एक शहर है, अगर आप हैदराबाद से सक्कर की तरफ चलेंगे तो हैदराबाद से निकलते ही 30-35 किलोमीटर पर मटियारी करके है। वहां बहुत बड़ी सेटलमेंट है इनकी। और फिर जो हाईवे, एक ही नेशनल हाईवे तो खैर लंबे चौड़े हैं, मगर सुपर हाईवे करके एक होता था हैदराबाद और कराची के बीच में 150 किलोमीटर का। उसका जो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक में वहां गांव आबादियां नहीं है, और लेफ्ट बैंक में आबादियां थी भी, मगर कराची से हैदराबाद की तरफ जाएं तो लेफ्ट में, यानी कि समंदर की तरफ, वहां एरिया किलोमीटर्स में आर्मी ने बंद कर रखा है। अंदर क्या कर रहे हैं वो पता नहीं, किलोमीटर्स। और फिर वो अलॉट करवा लेते हैं जरदारी साहब से। जरदारी साहब से फौज क्या मांग रही है वो जरदारी साहब नहीं पूछेंगे। दूसरा, वहां एक मैं आपको निशानदेही करता चलूं, वहां पर अपना डोमिसाइल दिए जाते हैं पंजाब के आए हुए लोगों को, वो तो और सर उन पॉपुलेशन डोमिसाइल की चेंज। बुनियाद पे वो ऑफिसर बनते हैं। अब मुझे बताइए, किसी कलेक्टर को अगर कोर कमांडर का फोन आ जाए, या जो आईएसआई का कराची में बैठा है उसका फोन आ जाए, कौन कलेक्टर ऐसा हो सकता है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के सेटअप के अंदर, जो कलेक्टर से मतलब वहां डीसी कहा जाता है, डीसीओ भी कहते हैं, वो जो है वो मना करने की हिम्मत रख सकता है कि जरदारी साहब खुद नहीं रख सकते। वहां तो हमारे पुलिस चीफ को उठा के ले जाते हैं, उसका ही पता नहीं होता। हाँ, आपको याद हो पिछले दिनों जब एक मूवमेंट चल रही थी अपना, जिसमें मरियम नवाज कराची में, उनको सुबह उनके गिरफ्तार करने के लिए आए, उनके कमरा वमरा तोड़ा, उन्हीं दिनों में आईजी को उठा के ले गए थे, फिर शाम तक वापस दिया था उन्होंने। अच्छा, ये वही इंसिडेंट बता रहे हैं जहां पर मरियम नवाज अपने हस्बैंड के साथ एक कमरे में थी और एग्जैक्टली कराची के। हाँ। उन्हीं दिनों में आईजी साहब को भी उठा के ले गए थे। आज वही मरियम नवाज उनकी गोदी में बैठी हुई है। हाँ, वो तो कोई बड़ी बात है, वो तो पैदाइश ही उनकी है, नवाज शरीफ पैदाइश ही ज़ियाउल हक की है। सर बहुत लोगों को भारत में एक चीज जान के थोड़ा सा जानने के लिए काफी उतावलापन, जब से मैंने अनाउंस करा है सर, एक सवाल मेरे को बार बार लोगों ने मेल करा है, व्हाट्सएप करा है, बहुत लोगों ने गेट इन टच करके पूछा है कि यार कितने मंदिर हैं वहां पर हमारे अभी। मंदिर तो इक्का दुक्का हैं, बहुत सारे तो तोड़ दिए, खत्म हो गए, खरीद लिए गए और फिर तोड़ दिए। जब यहाँ कुछ होता है तो उसके रिएक्शन में वहां के मंदिरों की हालत खराब होती है, लोग अव्वल तो वहां छुपे हुए दुबके हुए बैठे रहते हैं। और आज की तारीख में तो मदरसे इतने हो गए हैं सिंध में, जहां के लोग, नमाज पढ़ना नहीं आती थी, मुझे याद है लोगों को, मेरे किसी दोस्त को मैंने नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ, उर्दू बोलने वाले जरूर थे, उर्दू बोलने वाले लोग जरूर पढ़ते, मगर सिंधी लोग जो थे वो मजहब से इतना ज्यादा अटैचमेंट उनका नहीं होता था। हाँ, वो मुसलमान हैं, वो कबूल करते हैं, नमाज मस्जिदें भी हैं, वो मंदिर को वो कभी हाथ नहीं लगाते। मंदिर को तो सिर्फ इनके आईएसआई के टाउट जो होते हैं वो भेजे जाते हैं कि इतना तुम करो, बाकी फिर हम आ जाएंगे, हम बचा लेंगे, हम फिर इन पे एहसान भी कर देंगे, ऐसा भी होता है।
ये सुन के दिल टूट गया मेरा सर। आई मीन लिटरली बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज़ हाँ सिंध हाँ, एक ये ऐसी जितने जगह है भी जहाँ से आपको घोटकी वगैरह में है, एक अभी नूतन नूतन करके हैं, उनको हुँ, बच्चे ने कहा कि मेरे इन्होंने जो है वो मेरे को रसूल अल्लाह को ऐसा कुछ कहा है। हुँ। तो उसपे उसकी पूरी उसकी स्कूल बेचारे की तोड़ दी गई, उसको गिरफ्तार करके ले गए ब्लास्फेमी में। अब भी बड़ी मुश्किल से उसको कोई 3 साल 4 साल बाद जाके छोड़ा है अभी। अब वो शायद है भी कि सिंध में नहीं, नोबडी नोज़। तो सर आज का जो अभी एसआरए जो एक सिंध रिवॉल्यूशनरी आर्मी जो बन रही है, जो काफ़ी आई मीन बीच में तो काफ़ी कुछ आया नहीं था इसका। लेकिन 1-2 महीने पहले एक अटैक हुआ था पाकिस्तानी आर्मी की एक पोस्ट के ऊपर सिंध के अंदर, जिसके ऊपर फनीली स्पीकिंग सबसे पहले मैंने एक एक जो एक्नॉलेजमेंट देखी कि सिंध रिवॉल्यूशनरी आर्मी ने अपना एक स्टेटमेंट डाला कि ये चीज़ हमने करी है। मैंने पहले ये नहीं देखा और मैं पाकिस्तान को हम लोग आई मीन भारत में तो पाकिस्तान हर कोई देखता है। आई हैव बीन ऑब्जर्विंग दिस बट कभी भी मैंने पहला ऐसा एक्नॉलेजमेंट नहीं देखा। क्या मेरी ऑब्जर्वेशन ठीक है सर? कि मैंने नहीं देखा होगा या पहले था, होता होगा मैंने नहीं नहीं, देखा? पहले 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 पहली पहले बारी भी था। एक जी, तो क्या है कि वहाँ किसी अखबार में छपता नहीं, जी। ऐसा कुछ भी। और ऐसे ग्रुप अभी नए बने हैं, कई लोग ऐसे नए हैं, जो कि इस तरह का करते हैं, माना उसके हम नहीं छोड़ेंगे। और इस तरह की एक्टिविटी भी है, और उनको बैन भी कर रखा है। और एक्टिविटी ये होती है कि रेंजर्स पे अटैक करते हैं, हुँ। और कहीं-कहीं चाइनीज़ पे अटैक भी हुए हैं, कराची में हुए हैं, लाड़काना में हुए हैं। और ये सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत पता चलता है, अदरवाइज़ अखबार इनको नहीं छापता। आप और ये चाइनीज़ के हैं, अटैक की जो बात कर रहे हैं सर, ये वही हैं जो चाइनीज़ में वो एक बीएलए की किसी एक लेडी ने सुसाइड बॉम्बिंग करी थी कराची नहीं, में। वो अलग है। वो बलोचों ने जो किया कराची में, जैसे एक बैंक के ऊपर किया था, जी, वो उसको करना चाह रहे थे, वहाँ होटल हॉस्टेज को वगैरह तोड़ा का था। कुछ एक होटल में किया था। और वो अलग है, वो जो बलोचों ने किया। सो सिंध ये में सिंध रिवॉल्यूशन आर्मी भी है, और एक और तंजीम भी है। ये लोग भी करते हैं, मगर ये लोग बहुत कवर्ट किस्म का है मामला इनका। वहाँ तो सर्वाइव नहीं कर सकते वहाँ किसी तरह भी, क्योंकि वहाँ असल में क्या है कि उसके बाद जब ये सब कुछ एक्टिविटी बहुत ज्यादा होने लगी 80s, लेट 80s में, 80s तक जाके, फिर उन्होंने क्या किया कि पेनेट्रेट करके, मैं आपको एक याद दिलाऊं बात, एक हमीद गुल होते थे, जी, बेनजीर के टाइम में उनको हटा दिया गया था। पहले वो हाँ, आईएसआई चीफ थे, उसके बाद आईसीसी उनको कुछ और बनाया, और उसके बाद रात को अचानक तालिबान जनरल मोटरसाइकिल बोलते वाला थे जिसको। मोटरसाइकिल वाला मिलिट्री पुलिस का आदमी गया और बोला कि साहब आप कल सुबह ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, तो उनको हटा दिया था। या जब बेनजीर को खुद को जब हटाया, तो दूसरे दिन गुलाम मुस्तफा खर, जो कि बेनजीर का राइट हैंड था, और जाम सादिक अली, जो कि बेनजीर का लेफ्ट हैंड था, ये दोनों सुबह, एक सिंध का सीएम था और एक कोई शोरा वोरा बनी थी। मुस्तफा खर जो है, अपना जाम सादिक अली सिंध के सीएम बन गए। रात को बेनजीर के साथ थे वो। तो हमीद गुल से एक अखबार वाले ने, टीवी वाले ने पूछा कि साहब ये तो दोनों रात को वहां थे, और सुबह ये दोनों जो है वो बन गए। तो उन्होंने कहा कि वो हम बोल के, यानी कि आईएसआई का वो चीफ रह चुका है, तो हम आईएसआई वाले क्या करते हैं, ये तो पीपल्स पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की। हमारे यहाँ कोई एनजीओ ऐसा नहीं है जिसमें हम मौजूद ना हो। यानी कि आईएसआई के लोग हर सूरत में अंदर बैठे हैं, तो फिर हमारे अंदर भी जाहिर होंगे। तो वहां जब सिंधी ऐसी तंजीमों के बीच में वो थे, तो उन्होंने फिर क्या किया कि वहां तोड़ना फोड़ना शुरू किया। और कई लोग फिर उससे नाराज होकर, मैं सब पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, नाराज होकर भी एक दूसरे से, एक दो लीडर जब हो जाते हैं एक ही कद के, तो फिर वो अलग से हाँ, पार्टियां वो भी बना होता लेते है। हैं। हुँ, हाँ, तो एक ही कद के हो जाते हैं, तो फिर वो अलग पार्टियां बना लेते हैं। इस तरह करके 5-6 बड़ी पार्टियां हैं, जो 5-10 हजार 20 हजार लोग भी इकट्ठे कर सकते हैं। ऐसी 5-6 पार्टियां हैं, और उसके बाद छोटे-छोटे ग्रुप भी हैं। फिर उनमें से ये जो मिलिटेंट एक्टिविटी करते हैं, ये भी लोग हैं, अब नए बने हैं। मैं इतना उनके बारे में जानता नहीं हूँ, क्योंकि वो ज़ाहिरी है नहीं। हुँ। तो सर अभी जो वहाँ पर लोग हैं जिस तरह से आई मीन वहाँ पर रहते हैं अ
ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट और ये सब अपॉर्चुनिटीज तो डाउन ही है, पाकिस्तान की खुद की हालत इतनी खराब है, तो वहाँ पर सिंध में क्या जाएगा? तो वहाँ पर ऑक्यूपेशन क्या है लोगों का? जो हिंदू लोग हैं वहाँ पर क्या करते हैं वो? हिंदू लोग लगभग सारे ही हैं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, यानी कि 90% एग्रीकल्चर में है। 10% जो महाजन कम्युनिटी है, महाजन से यहाँ वाला महाजन जैन तो वहाँ है नहीं, मगर जो दुकानदारी या बिजनेस में बड़े बड़े लोग हैं वहाँ। अभी भी कराची में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, शराब वगैरह का काम करने वाले भी बहुत बड़े हैं। अभी MP हैं, उनकी अपनी ये है, उनके फिर ये जरदारी साहब के पार्टनर भी हैं। मैं आपको एक बात किस्सा बताता हूँ। मेरे भाई साहब इलेक्शन में खड़े थे, मेरे बड़े भाई साहब, जब मैं भी वहीं था, ये लेट 80s की बात है, 85-86 में इलेक्शन हुए थे। उनका अनाउंस हो गया कि सरूप सिंह जीत गए, और थोड़ी देर बाद अनाउंस हो गया टीवी में कि जीत गए। ऑफिशियल रिजल्ट में हमको पता चला कि वो ऑफिशियल रिजल्ट में तो कोई और आगे हो गया। तो जाहिर हम गए, मैं खुद गया कराची में, वहां हमारे एक वकील साहब थे, उनके थ्रू जाके जज साहब से मिले, और जज साहब से मिलने की कोशिश की। तो वकील साहब जो थे वो उन जज साहब के सीनियर रह चुके थे और अब वकालत करते थे रिटायरमेंट के बाद। वो गए, उनसे जज साहब से मिल के आए। उन्होंने कहा कि साहब ये जो जीता है ये मुंशी है जरदारी साहब का, और उन्होंने उसको जितवाया है, तो आप एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो बेशक लगा दें, फैसला तो होगा नहीं, 5 साल बाद अगर हो भी जाए तो किस काम का आपके। सो वहां के इलेक्शन और अभी वाले इलेक्शन तो बहुत ही हद ही हो गई है। अभी वाले इलेक्शन में तो बिल्कुल हद ही हो गई है, मतलब उन्होंने सिलेक्ट करके उन्हीं सीटों को निकाला है जी। और इसमें मैं आपको बता दूं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो जो इमरान खान के इतनी सारी सीटें आई है, वो कोई एक लेफ्टिनेंट जनरल जिसको ये चार्ज था पंजाब का, वहां उसने उसकी सीटें कम होने नहीं दी, और फौज के अंदर जो मामला है वो उसी को लेकर ज्यादातर है। आपने लाहौर जो जिना हाउस में रहते थे कोर कमांडर, उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूं, उसके बाद कोई खबर सुनी उनके बारे में कि वो कहां है आज? देखिए आप, कोर कमांडर गायब हो जाता वहां। नहीं, वो सिटिंग है, मतलब उनको होना चाहिए जॉब में, उनको रिटायर किया, उनको निकाल दिया, उनको सैक कर दिया, उनको क्या किया, कोर्ट मार्शल हुआ, कुछ भी पता नहीं है। और फिर इतनी सीटें जो हैं ये इमरान खान को देना तो नहीं चाहते थे, तो कैसे आ गए? मतलब जो इंचार्ज पंजाब का था उसने कहा कि मैं नहीं होने दूंगा ये। फिर जहां जहां किसी और का इन्फ्लुएंस है, रावलपिंडी वगैरह में, जैसे वही कमिश्नर ने भी बयान दिया था, याद होगा आपको, मैं खुद कि मेरे से ये करवाया गया, और दूसरे दिन वो यूरोप के किसी एयरपोर्ट पे से वीडियो बना के भेज रहे थे। सूट साट पहन के आया हुआ था सुबह। अच्छा, तो खुदकुशी कर रहा था कल रात को, और आज सुबह सूट प्रेस करके, शर्ट प्रेस करके, टाई प्रेस करके, तो सूट साट पहन के आया। अच्छा, इसका बेवकूफ। ये तो बहुत अच्छा किया कि इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जो उसकी जान बच गई। जान बच गई सर। अगर अंदर ही अंदर वो कुछ करता तो उसका पता ही नहीं चलता कि वो गया। करेक्ट सर। तो सर ये जो सिंध की हालत आप बोलेंगे बलूचिस्तान की तरह ही है कि उससे बदतर है, उससे खराब है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि नहीं, बलूचिस्तान और सिंध में फर्क ये है कि बलूचिस्तान में एक बाकायदा मिलिटेंट एक्टिविटी चलती है, वो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, और वो आज से नहीं लड़ रहे, वो तो इवन डे 1 से लड़ रहे हैं जी। 28 मार्च 1949 वो लड़ रहे हैं। और भुट्टो के वक्त में बहुत ज्यादा थी वो लड़ाई। भुट्टो ने उनको बहुत बुरी तरह से क्रैश किया, और उसके बाद वालों ने भी वो शुरू से ही लड़ रहे हैं, और वो उनके पास ऐसी ज्योग्राफी है कि वो जहां जाके सरवाइव कर सकते हैं। सिंध में पहाड़ कहीं है ही नहीं। मैं आपको बता दूं, सिंध में सिर्फ जंगल है। हाँ, बस वो जंगल जो रिवर बेड वाला है वो कहीं 2 किलोमीटर का है, कहीं 5 किलोमीटर का है। और उसमें क्या कर दिया इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, उसमें डाकू बसा दिए जाके। इनको ये जीए सिंध वाले इनको लेकर फौज से लड़ाएं, उससे पहले हम उनके पास पहुंच जाएं, और उनके पास आपने मतलब एयरक्राफ्ट क्या होती है वो,
एंटी एयरक्राफ्ट गन। एंटी एयरक्राफ्ट गन, जो मशीन, जो पुलिस कभी कभार अगर वो बख्तरबंद में आए ना, तो उस बख्तरबंद में इतने बड़े बड़े सुराख मिलते हैं उनके एंटी एयरक्राफ्ट गन के। मशीन गन तो आम जाम है, मशीन गन तो आम जाम है, एंटी एयरक्राफ्ट जो है वो तक उनके पास मौजूद है। और फिर वो क्या करेंगे, पाकिस्तान का झंडा लगा के रखेंगे अपनी झोंपड़ी के ऊपर, और पाक फौज जिंदाबाद, कि वहां कोई इनको जय सिंह बोलना सिखा दे, उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद कहना सिखा दिया और ये सारे हथियार दे दिए। और उसके बाद ये जो किडनैपिंग होती है वहां सिंध में, ये किडनैपिंग इज वेरी कॉमन, किडनैपिंग होती है, ये सारे वो उठा के जाते हैं, फिर पैसे लेते हैं, फिर छोड़ते हैं। तो सर 71 में जब बादिन के अंदर अटैक्स हुए थे भारत की तरफ से और कराची में अटैक्स हुए थे, सिंध का एरिया वाज वन ऑफ द, बोलते हैं ना, सबसे बड़ा टारगेट था। कहां पर अटैक हुए थे कराची के अलावा? कौन सी जगह कही? बादिन सर, बदीन, ओके। बदीन में जो इनका वो था ना, एयर डिफेंस मेन रेडार था, मेरे को पता है क्योंकि मैं तो मतलब मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो मैंने एयरफोर्स की तो पूरी हिस्ट्री पढ़ी है। जी जी जी। तो ये सिंध के डेल्टा है ना, जो गुजरात से लगता है, गुजरात ये सर क्रीक है जी, उसका जो वेस्टर्न साइड है, सर क्रीक का वेस्टर्न साइड से ऊपर है, थोड़ा ऊपर की तरफ, डेल्टा में सिंध के लेफ्ट बैंक पे है, सिंधु नदी के लेफ्ट बैंक पे, डेल्टा के लेफ्ट बैंक। उधर पे बहुत अटैक्स हुए थे, कराची में बहुत अटैक्स हुए थे। इवन 65 में जो पहली जंग हुई थी वो कच्छ में हुई थी, सर क्रीक के ऊपर शुरू हुआ था, जो कचरा शुरू हुआ था तो सर क्रीक का था वो। उसके बाद वो जब पिटाई शिटाई हुई तो उन्होंने ऊपर खोला, फिर वो उस तरफ घुसे, फिर हम लोग इधर घुस गए, तो वो पूरा हिस्ट्री है। तो सर उसका रेट्रिब्यूशन कैसा होता था? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं गुस्सा तो निकालना होगा इनको, तो उसका रेट्रिब्यूशन भी लोगों पे निकलता था सर। उसका जो जवाब देते थे, उसका जो बदला लेते थे, वो भी लोगों पे निकलता था वहां पर। नहीं, वॉर 14-15 दिन की होती है और उसके अंदर मतलब लोगों के साथ वॉर के अंदर ऐसा कुछ होता है, ये बिजी रहती है। वॉर के बाद मतलब कोई और मूवमेंट ना चले, सिंधी अपना हक ना मांगना शुरू करें, वो जो कि मांग रहे होते हैं वो मतलब और ज्यादा ना मांगे, इसलिए जो है वो उनमें कंटिन्यूस इनका काम चलता है। और सिंध के लिए मैं आपको बता दूं, जितने बलूचिस्तान में तो सीधी फौज भेजी हुई है इन्होंने, सिंध के अंदर आईएसआई के बलूचिस्तान में इतने नहीं होंगे जितने सिंध में होंगे। हर तालुके में 4-5 लोग रहते हैं सिंध में। क्यों? बलूचिस्तान सिंध की मूवमेंट वो कहीं मोशन ना पकड़ ले। इनके लिए बलूचिस्तान, स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, इनके लिए बलूचिस्तान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मैप की तरफ देखें। नहीं, मैं नहीं समझता बलूचिस्तान इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बलूचिस्तान के वसाइल जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप आ जाइए, सिंध क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बता दूं। जी, पाकिस्तान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इतना सर? पाकिस्तान का रेवेन्यू जो है उसका 75% सिंध से जाता है। कराची? जी, कराची और सिंध पूरा एग्रीकल्चर है साहब। पंजाब इज ओवर पॉपुलेटेड। पंजाब में इतनी जमीनें आपको दिखती हैं, पंजाब की पॉपुलेशन 11 करोड़ के करीब है, 11 से 12 करोड़। और उसमें से मैं आपको बता दूं कि उसमें से भी ये भी एक चाल है। उन्होंने सराइकिस्तान यानी कि मुल्तान वाला जो हिस्सा है, सराइकी बोलने वाले जो लोग हैं, उनको पंजाब में मर्ज कर रखा है, सिर्फ पंजाब को बड़ा बनाने के लिए। वो अपनी आजादी मांग रहे हैं, सराइकी अलग से आजादी मांग रहे हैं। हाँ, पता है पंजाब के सिवाय वहां कोई है ही नहीं जो कि आजादी ना मांग रहा हो। सिंध आजादी मांग रहा है, बलूचिस्तान आजादी मांग रहा है, पठान तो खैर आजादी मांग क्या रहे हैं, उनको तो सिर्फ लेने की जरूरत है। पठान की आज की तारीख में गवर्नमेंट की कोई रिट नहीं है वहां पे। सीएम जो है वहां का गंडापुर केपी का सीएम अपनी जमीन में जाने के लिए, वहां काम करने के लिए टीटीपी को जो है वो देता है भत्ता, अपनी जमीन में जाने के लिए सीएम की वो भत्ता देता है, तब वहां जा पाता है। तो वहां तो केपी में अभी कोई गांव का वीडियो आया था जिसमें से फौज को भगा रहे हैं बुरी तरह से, पत्थर मार रहे हैं लोग, फौजी गाड़ियों पे फौजी गाड़ियां भाग रही हैं। केपी में तो बिल्कुल उनकी रिट है ही नहीं। ये तो क्या है कि ये लोग कंफ्यूज हैं, इन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया कि हमको आजादी चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी इनकी जो तौफीज मूवमेंट है, अपना पश्तीन वाली, हाँ जी, मंजूर पश्तीन वाली,
पीटीएम, हाँ जी। उन्होंने भी आजादी की बात नहीं की आज तक, जी, वो मगर तो उनको भी ट्रीट वैसा ही किया जा रहा है जैसे जीएसएन वालों को या बलोचों को किया जा रहा है, हाँ, वो तो क्योंकि उनको फ्रंटियर पता है कि गांधी की आगे बात जाके करते हैं। आजादी है। हाँ, जी, हाँ, जी, 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 जी। वो आजादी की जी, बात नहीं करते, उनके तो एक पार्लियामेंट में बैठते हैं। हम लोग तो इलेक्शन ही नहीं लड़ते, जीएसएन वाले इलेक्शन नहीं लड़ते। जी। जीएसएन साईं जेएम सैयद को इन्होंने जबरदस्ती एक इलेक्शन हराया था, उसके बाद साईं ने कहा कि अब पाकिस्तान में इलेक्शन ना होगा, ना अपन को लड़ने की जरूरत है, ना अपन इनके आइन पे ओथ ले सकते हैं, पाकिस्तान के आइन पे ओथ नहीं ली जा सकती। तो सिंधी जो भी नेशनलिस्ट पार्टी है जीएसएन वाली, वो लोग इलेक्शन नहीं लड़ते। अब उनमें एक जीएम सैयद के पोते हैं साईं जलाल शाह, उन्होंने एसयूपी करके सिंध यूनाइटेड पार्टी बनाई है, वो इलेक्शन लड़ती है, उसमें भी वो जीतने नहीं देते। मैं आपको एक और किस्सा बताऊं कि एमआरडी में जो लीडर्स बेनजीर के साथ थे, यानी कि पीपल्स पार्टी के साथ दूसरी पार्टियों के जो लोग थे, उनके लीडर्स के सामने पीपल्स पार्टी अपना आदमी, अपना एमपी खड़ा नहीं करेगी, ये तय हुआ था जब भी इलेक्शन होंगे। तो उसमें रसूल बख्श पली जो अवामी तहरीक करके एक पार्टी थी, उसके चीफ थे, वो भी उसमें शामिल थे। जब इलेक्शन का टाइम आया तो उन्होंने बोला भाई ये तो मुआहदा हो रखा है, मेरे सामने तो खड़े नहीं करेंगे। तो बेनजीर से पूछा गया कि भाई आपने इनके सामने तो खड़ा कर दिया। बाबू गुलाम सैन करके एक खड़ा था, तो बेनजीर ने कहा कि साहब ये तो फौज ने मेरे को कहा है कि इनके सामने तो आप खड़ा करोगे, क्योंकि वो आदमी ऐसे थे कि उनको आप असेंबली में लाके चैन से जी ही नहीं सकते थे, इतना पढ़ा लिखा आदमी है। अब वो रहे नहीं, उनके बेटे हैं, मगर वो उनके 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 लिए मतलब ये है कि वो इलेक्शन में खड़े ही नहीं हो सकते। उनको पीपल्स पार्टी के सामने आदमी खड़ा किया, वो जाहिर है पीपल्स पार्टी इतनी पॉपुलर है कि उसके सामने जीतना बहुत मुश्किल होता है। आज की तारीख में वो पॉपुलर नहीं है, आज की तारीख में फौज उनको जिताती है और दूसरे को उभरने नहीं देती है, सिंपल। बड़ा इंटरेस्टिंग सर। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, ऑब्वियसली मैं तो आपसे बात करता, ये तो पहला है, मैं ऑडियंस को सबको बोल रहा हूँ कि सर के साथ अभी दोस्ती तो हो गई है, बात करते रहेंगे अभी, बिकॉज सिंध इज गोइंग टू बी आवर श्योर फोकस। श्योर, हम लोग बात करते रहेंगे। हमने अपनी लाइफ इसी काम के लिए लिख रखी है, मगर हमसे कोई पूछे तो नहीं सर, हम आपने पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। बाय द वे मुझे यहाँ जो है वो मैंने देखा है कि सिंधी 1 करोड़ लोग रहते हैं, उसके बावजूद सिंध की तरफ दिखता नहीं है। मैं आप अगर जो कम थोड़ा सुनते हैं आप जैसे लोगों को, उनको तो पूछेंगे, वो कहेंगे कि हमारे सिंध कहाँ है, बलूचिस्तान तो हमारी सरहद मिलती है, क्योंकि मोदी जी ने एक दफा किले पे से बलूचिस्तान का नाम ले लिया था और सिंध का शायद अभी तक लिया नहीं है, तो सिंध को लोग जानते नहीं है। और सिंध हमारे नेशनल एंथम में है, और सिंध नेशनल, वो 1 करोड़ सिंधी यहाँ बैठे हैं नहीं सर ये तो बात आपकी एकदम ठीक है, क्योंकि मैंने तो देखिए, मैं नॉर्थ से साउथ आया हूँ सर पाकिस्तान में। मैंने सबसे पहले गिलगिट बाल्टिस्तान के बाद शुरू किया, फिर पीओ की जेके जो एरिया है उसके बारे में मैंने काफी स्टडी करी, केपीके के ऊपर काफी स्टडी करी है एंड शोज करे हैं उसके ऊपर। उसके बाद पंजाब पे आके हमने शोज करे हैं, फिर बलूचिस्तान पे शोज करे। सो इट वाज नेचुरल दैट आई हैड टू कम टू सिंध एंड दिस थिंग, एंड मैं तो आपका आई एम सो थैंकफुल कि आपने मेरे को कांटेक्ट करा। एंड यू नो मैं सबको ऑडियंस को बोल रहा हूँ कि सर ने मेरे को अपने आप मेल भेजा कि साहब आपको बात करनी है, आई एम फ्रॉम सिंध, लेट्स टॉक। तो आई वाज सो ग्रेटफुल, मैं तो बड़ा खुश हुआ कि यार किसी ने बात सुनी और इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करा। सो सर थैंक यू, आपने मेरे को पहले तो वो करा, बट इस सेक्शन के लिए मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा कि सर ये जो अभी एक जो रेजिस्टेंस है, आप उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे, फ्रीडम मूवमेंट बोलेंगे, कि कुछ और बोलेंगे, मिलिटेंसी की तरफ जाते हुए बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आपको तो पता होगा, आप नहीं, लोगों को मिलिटेंसी, इट्स टू अर्ली टू से मिलिटेंसी। ठीक है, कई लोग निकल के अब लोगों को उठा लिया जाए, जिनके बच्चे मार दिए जाएं, जिनके बच्चों को गायब कर दिया जाए, उनमें से अगर कोई उठ के बंदूक उठाता है तो ये इसको अनहोनी नहीं कह सकते, वो उस आदमी का हक है। और अपनी माँ की सेवा करने के लिए किसी को दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। वो अपनी धरती को माँ मानते हैं, राजा डायर को अपना लीडर मानते हैं, साईं जीएम सैयद को अपना रहबर मानते हैं, और इसी को लेकर, इसी प्रोग्राम को लेकर वो लोग आगे चल रहे हैं। साईं जीएम सैयद ने कहा था कि
सिंध की आजादी की मुझे इतना यकीन है जितना कल के सूरज निकलने का। और मैं आपको बता दूं कि सिंध की आजादी या तो भारत के साथ वो पंगा करेगा तो शायद हो सकती है। दूसरा, पाकिस्तानी फौज जो है उसके कमजोर होते ही ये सब आजाद हैं। अब उसके कमजोर होने की देर है, क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स जो हैं या आपका डीप स्टेट जो है वो अभी तक नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान फौज जो है वो कमजोर हो, पाकिस्तान के लोग कमजोर हों, इसकी उनको चिंता नहीं है। पाकिस्तान के लोगों के पास खाने को कुछ रहे कि नहीं रहे, इसकी चिंता नहीं है दुनिया को। हम यूएनओ में, डब्ल्यूएससी के बैनर में, हम यूएनओ में जाकर लगभग हर उनके सेशन के अंदर, यूएनएचसीआर का जो जेनेवा में है, पिछले साल मैं खुद भी वहां गया हुआ था, वहां जाकर ये सारी हमारी विपता वहां रोते हैं कि भाई सुन लो हमारी बात, मगर हमारी बात सुनी इसलिए नहीं जाती है कि पाकिस्तान डीप स्टेट का लाडला है, अमेरिका का लाडला है, अब यूरोपियन पावर्स का लाडला है, इसलिए, क्योंकि उनको भारत के लिए, चीन के लिए, ईरान के लिए पाकिस्तान की जरूरत है, स्ट्रेटेजिकल उसकी जरूरत है, इसलिए उनको पाकिस्तान के लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है, बलोचों से कोई हमदर्दी नहीं है, पठानों से कोई हमदर्दी नहीं है, सिंधियों से कोई हमदर्दी नहीं है। और पंजाब की हालत में आपको बता दूं, पंजाब की हालत जो उन्होंने बना रखी है आज की तारीख में, आप हिस्ट्री उठा के देख लें। मैं आपको एक वाक्य बताता हूं छोटा। खादिम हुसैन रिजवी जो कि कोरोना के टाइम में एक उन्होंने धरना दिया था रावलपिंडी में, उस धरने के चलते हुए उनकी डेथ हो जाती है। अब धरने के चलते हुए डेथ क्यों होती है, वो उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं थी, 50s में थे कुछ। उसके बाद उनका जनाजा लाहौर में आता है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा नमाज जनाजा वहां होता है। आप देख लीजिए, कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां पे लोग नमाज ना पढ़ रहे हो उस जनाजे की। तो आप ये सोचिए कि खादिम हुसैन की लेवल पर पाकिस्तान के पंजाब के लोगों को लाकर खड़ा कर दिया गया, जहां वो किसी कादियानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी क्रिश्चियन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी हिंदू तो खैर वहां है ही नहीं, नाम के मात्र है, उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब वो शिया सुन्नी वाला अलग से चक्कर है, वहां इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि पंजाब की भी हालत बहुत खराब है। पंजाब की हालत, पंजाबी ना समझेंगे हमारी हालत बहुत अच्छी है, उनकी लैंग्वेज का तो वैसे ही वो खुद छोड़ चुके हैं उर्दू के चक्कर में। अब आपने दुनिया का कोई ऐसा खित्ता देखा है कि जहां पर सिर्फ 5% जिनकी लैंग्वेज है और 95% जिनकी लैंग्वेज है उनसे कोई लेना देना नहीं है? 5% जो इंडिया से माइग्रेट करके वहां गए हैं 47 में या उसके बाद, उनकी लैंग्वेज पूरे पाकिस्तान पे थोप दी गई। बंगालियों का तो कान जिस वक्त जिन्ना ने जाकर कहा था ढाका के अंदर, नाउ योर नेशनल लैंग्वेज विल बी उर्दू, बंगाली एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि उर्दू कहां से आई भाई। और वो तो खैर अपना काम कर गए। अरे वो मतलब मैं वो स्पीच सुनता हूँ ना, मैं हंसता हूँ। एक तो भाई तू उर्दू के बारे में बात करे, कम से कम उर्दू तो बोल ले। वो भी उनको नहीं आती थी, उनको नहीं आती। बोल रहा ब्रिटिश एक्सेंट में, हाँ। From now on, your language shall be Urdu. Urdu is not Urdu. Urdu. मैं यार ये भाई कहाँ से आया ये सर? बट उस दिन मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था सर, उसमें एक हैदराबाद के थे कि निजाम से, हैदराबाद के निजाम से उन्होंने टाइम लिया और मिलने आए। वो राजा जो हैं हैदराबाद के, जो उस वक्त थे, उस वक्त जाहिर है 46 की बात है ये जी। वो आए और उन्होंने आते ही और बैठे, और बैठने देते ही टांग पे टांग रख दी राजा के सामने, और अपना सिगार निकाला और जलाया उसको। तो राजा ने ये देखते ही कहा कि मीटिंग इज ओवर, यू मे गो नाउ। उसके बाद जिन्ना की उनके हैदराबाद के निजाम के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई। ऑब्वियसली सर, वो तो आई मीन पता नहीं कहां से उसको यहाँ पे बिठा रखा था सर, उनका तो कोई लेना देना था नहीं इन चीजों से। अब वो दलाल बन गए, वो अपना टाउट बनाकर लेकर आए थे। हाँ दलाल बन गए, बैठ गए, अब बस ठीक है, बैठ गए, खत्म कहानी। अब क्या कर सकते हैं कोई किसी चीज का? यही एक पंगा है। आई थिंक दिस इज, हमको ना एक्चुअली एक चीज करनी चाहिए। दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो लोगों को कुछ पता नहीं है पाकिस्तान है क्या, क्योंकि कुछ है ही नहीं पाकिस्तान,
कुछ हो तो कुछ बात करें ना। अगर कुछ हो तो कुछ बात करें कि भाई अच्छा ये है पाकिस्तान, दिस इज द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। किसी को पता ही नहीं है। हर किसी को आप पंजाब में पूछो आइडिया अलग है, जो प्रो पाकिस्तानी मैं बोल रहा हूँ। सिंध में पूछो जो आइडिया अलग है, बलूचिस्तान में पूछो वो आइडिया अलग है। कश्मीर को तो पता ही नहीं है कर क्या रहा है। केपी के तो पता नहीं कौन सी दुनिया में है। आई डोंट नो। जो ये बोलते हैं कि भाई द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, किसी को पता ही नहीं है क्या। तो ये तो मतलब आई मीन ये बड़ा फनी सा सिस्टम है। बट सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला एंड आपने थैंक यू हमको बताया। मैम तो हियर ये सीरीज कि आपने हमें बुलाया और हमारे सिंध की बात सुनी आपने, इसके नहीं लिए नहीं मैं सर, ये बहुत तो सुनते शुक्रगुजार हूँ रहेंगे, आपका ये भी। तो सुनते रहेंगे क्योंकि मेरे को ऐसा दिख रहा नहीं, है। सुनना चाहिए सर। सिंध के बगैर जो है वो सिंध पाकिस्तान की शहरग है, और सिंध के बगैर हिंद उसको कंप्लीट जब नहीं है तक सर। आप इकोनॉमिकली उनको दचका नहीं देंगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला। जी, और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे को जो अभी दिखता है सर, जिस तरह से ट्रेंड आगे जा रहा है एंड मैं थोड़ा ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जो ये नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, मैं इनके ऊपर थोड़ा नजर ज्यादा रखता हूँ सर। काफी थोड़ा मेरा फोकस रहता है क्योंकि यहाँ से पता चलता है होने क्या वाला है। हाँ, तो जो मेरे वो को आपने कहा था पाकिस्तान सिंध में जो कुछ चल रहा है उसको एक पॉलिटिकल लिबरेशन मूवमेंट आप कह सकते हैं। हाँ, तो मुझे जो हिंट्स आ रही है दिस वहां से मूवमेंट इज अ लिबरेशन मूवमेंट, द नेक्स्ट और गेम इज इन सिंध। पॉलिटिकली वो बहुत आगे है। जी, द नेक्स्ट गेम जो होने वाली है अभी, जो जहां पर आग लगने वाली है, इज इन सिंध। तो मेरे को ये दिख रहा है, दैट्स द रीजन व्हाई आई ब्रॉट आउट, क्योंकि कोई रेजोनेंस होना चाहिए। तो ये तो मेरे क्या को है अब कि दिखता है। वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, उनके जी, सारा उनकी लैंग्वेज में बनता है, इसलिए यहाँ समझ में कमी नहीं आता आती है, है। इसलिए एक तो वजह ये भी है। और हम्म। दूसरा वजह ये कि पॉलिटिकल मूवमेंट्स की तरफ लोग कम देखते हैं, बजाय इसके कि बंदूक की आवाज आ जाए। तो हाँ, वो तो है ही सर, बट हम सिंध की देखेंगे ज्योग्राफी ऐसी नहीं है, वहां बंदूक कोई ना करे, मतलब ना कर नेशन मतलब नेचर ये ना करे कि वहां ऐसी हो, नहीं तो वो लोग बहुत नुकसान में रहेंगे। और लड़ेंगे तो सही, लोग तो लड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि लोगों को आप इतना परेशान करो और उसके बाद वो लड़े भी नहीं। लोगों का हक है लड़ना, मगर अभी तक वो वो लड़ तो नहीं रहे हैं, ये बड़ी बात है। वो तो है सर, वो तो है, कोई उसमें डाउट नहीं है। मगर तो पाकिस्तान ने कोई कमी नहीं छोड़ी हुई उनको लड़ने के लिए तैयार करने के लिए। वो तो दिख ही रहा है सर, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से चीजें कर रहे हैं। इट्स क्वाइट सैड सर। थैंक यू, एंड आपसे ऑब्वियसली टच में थैंक यू, रहेंगे। थैंक यू, जैसे जैसे थैंक मूवमेंट आगे चलेगी, हम यू। जी इसके जी, ऊपर आवाजें उठाते रहेंगे, ऑलवेज, हम एनी करते रहेंगे टाइम, काम। एनी टाइम, जस्ट मैसेज मी। जय हिंद, जय सिंध। जय हिंद।